हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य व विशेषता तथा आधुनिक भारत में यह कहाँ तक उपयोगी है इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, प्राचीन भारत में क्या उद्देश्य था, इसको देखते हैं। चरित्र का निर्माण, धर्मनिष्ठा तथा ईश्वर भक्ति, व्यक्तित्व का विकास, भारतीय संस्कृति का संरक्षण, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, जीविकोपार्जन तथा भौतिक समृद्धि की शिक्षा, आत्म साक्षात्कार मुख्य था। तो चरित्र निर्माण को देखेंगे। प्राचीन काल या वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। वेद के ज्ञाता भी अगर चरित्रहीन होता तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। अगर कोई अल्पबुद्धि वाला भी चरित्रवान होता तो उसे आदर किया जाता था। चरित्र निर्माण के द्वारा ही छात्र में नैतिक प्रवृत्तियों का विकास किया जाता था। इसके बाद है धर्म, निष्ठा तथा ईश्वर भक्ति। वैदिक काल जो था वह समाज धर्म पर ही टिका था, अतः बालक में ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना शिक्षा का जो था सर्वप्रथम कर्तव्य था। उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास को देखेंगे। शिक्षा के द्वारा छात्र में आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मत्याग, विवेक, न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति आदि पर बल देकर छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता था। भारतीय संस्कृति का संरक्षण। प्राचीन काल में वेद पुराण अलिखित थे, उसे याद रखना जो था पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित रखा जाता था। वेद पुराण को याद रखना पड़ता था, जिसे आने वाले जो पीढ़ी होता था उसको बताया जाता था। ठीक है। उसके बाद है सामाजिक कर्तव्यों का पालन। पढ़ लिख कर छात्र का कर्तव्य था कि वह स्वार्थ को त्याग कर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पुत्र, पति, पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करे, अतिथि और विद्वानों का आदर करे और सामाजिक कर्तव्यों का इस तरह से पालन करते रहे। उसके बाद है जीविकोपार्जन तथा भौतिक समृद्धि की शिक्षा। वैदिक या प्राचीन शिक्षा जो था वह धर्म प्रधान होते हुए भी जीविकोपार्जन की भी शिक्षा इसमें दी जाती थी। गुरुकुल में विशेषीकरण का प्रशिक्षण था, अपने वर्ण और रुचि के अनुसार मिलता था। ब्राह्मणों को अध्ययन, अध्यापन, कर्मकांड, क्षत्रियों को राजकाज, वैश्यों को व्यापार एवं खेतीबाड़ी की शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक छात्र किसी एक व्यवसाय में पारंगत होता था। उसके बाद है आत्म साक्षात्कार को देखेंगे। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वयं को जानना होता था, जिससे आत्मा की मुक्ति हो सके। ज्ञान वह सत्य होता है जो मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा मनुष्य के अंग है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य इनका सर्वांगीण विकास करना था। इस तरह से जो प्राचीन भारत में यह शिक्षा का उद्देश्य हुआ। अब जो है प्राचीन भारत में शिक्षा की विशेषताएं को देखेंगे। तो जो शिक्षा का विशेषता था वह उपनयन, छात्र की दिनचर्या, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, गुरु शिष्य संबंध, शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनुशासन, सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, समावर्तन समारोह को देखेंगे। अब जरा उपनयन को देख लें। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार विद्यार्थी का दूसरा जन्म माना जाता था। इस तरह से उपनयन संस्कार आध्यात्मिक जन्म समझा जाता था। गुरु ही छात्र के आध्यात्मिक पिता होते थे। उपनयन संस्कार की आयु 8 से 12 वर्ष की थी। उसके बाद छात्र की दिनचर्या को देखेंगे। छात्र प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्ति के बाद आश्रम के लिए जल, कुश लाना, आश्रम की साफ सफाई करना, गायों को दूना,
फिर दुग्धपान करके गुरुजी के पास बैठकर उनके द्वारा पढ़ाया गया पाठ याद रखना, भिक्षा के लिए जाना होता था। इसके बाद है शिक्षण विधि को देखें जरा। शिक्षण विधि में मौखिक थी, शिक्षण विधि जो था वह मौखिक थी और छात्रों को इसे कंठस्थ करना होता था। इसके अलावा प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, स्वाध्याय, शास्त्रार्थ, उपदेश, भाषण, मनन, चिंतन आदि शिक्षण विधियां भी थी। पाठ्यक्रम को जरा देख लें। छात्रों को पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता के लिए वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही भौतिक विषयों में गणित, ज्योतिष, काव्य, इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, मूर्तिकला, सैनिक शिक्षा, आयुर्वेद तथा शिल्प विज्ञान आदि विषय शामिल था। इस तरह से पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता और लौकिक दोनों शिक्षा दी जाती थी। अब गुरु शिष्य का जो संबंध था उसे देख लें। छात्र गुरु की सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य समझते थे। गुरु का स्थान देवतुल्य था और उनका हृदय से सम्मान करते। इसी से कहा गया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। ऐसे गुरु के चरणों में शिष्य शीश झुकाते थे। गुरु भी शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। पुत्र तुल्य शिष्य को समझते थे। पिता तुल्य शिष्य को अपना समझते और संपूर्ण तप और ज्ञान जो है वह शिष्य को अर्पित कर देते थे। इस तरह से गुरु और शिष्य का जो संबंध था वह बहुत ही मधुर था। अब है शिक्षा संस्थाएं को जरा देखें। शिक्षा संस्थाओं में कुल या गोत्र, चरक जैसे कि भ्रमणशील विद्वान जो था वह शिक्षा दे दिया करता था। उसके बाद परिषद, गुरुकुल इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। गुरुकुल का जो आश्रम था वह सबसे महत्वपूर्ण था। गुरुकुल आश्रम में सामान्यतः शिक्षण कार्य वृक्षों की शीतल छाया के नीचे हुआ करता था, किंतु वर्षा के समय में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया जाता था। स्त्री शिक्षा को जरा एक बार देखें। वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में पर्याप्त सम्मान था। बालिकाओं के लिए भी उपनयन की व्यवस्था थी। समाज में उसे पुरुषों के समान ही प्रतिष्ठित थी। उन्हें अर्धांगिनी माना जाता था। ऋग्वेद के बहुत सी ऋचाओं के रचयिता स्त्रियां मानी जाती है। उर्वशी, अपाला, विश्वतारा, गार्गी, मैत्रेयी परम विदुषी स्त्रियां थी उस समय की। तो इस तरह से स्त्री शिक्षा बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद अनुशासन को देखें। विद्यार्थी का जीवन पूर्ण रूप से अनुशासित था। गुरुकुल में सभी छात्र एक जैसे ही जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद है सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था। सबको शिक्षा मिलता था। उसके बाद है समावर्तन समारोह। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन समारोह होता था। इस समय गुरु जो था वह छात्र को भावी जीवन में सफल बनाने से संबंधित उपदेश देते थे, जो समावर्तन समारोह आज के समय में भी देखा जाता है। इस तरह से प्राचीन भारत में ये सब शिक्षा की विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे प्राचीन काल की का जो है शिक्षा का आधुनिक युग में उपयोगिता। प्राचीन काल की शिक्षा का आधुनिक काल में क्या उपयोगिता है इसको देखें। इसको हम देखेंगे कि चरित्र निर्माण में, नैतिक विकास में, गुरु शिष्य का संबंध, पाठ्यक्रम, राष्ट्रीयता की भावना का विकास आदि में हम इसको देखेंगे। अब जरा चरित्र निर्माण में देखें। आज की शिक्षा जो है वह भी मुख्य उद्देश्य उसका चरित्र निर्माण ही है। प्राचीन काल की तरह शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बल देकर छात्र को पुनर्जीवित किया जाना जरूरी है। उसके बाद है नैतिक विकास। चरित्र निर्माण होते ही नैतिक विकास अपने आप हो जाएगा। आज के दौर में नैतिकता का ही पतन हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो
जिसमें नैतिकता और सदाचार का आविर्भाव हो। गुरु शिष्य का संबंध को देखें जरा, आज के समय में क्या है गुरु शिष्य का संबंध और प्राचीन काल की क्या उपयोगिता है। प्राचीन काल में जो गुरु शिष्य संबंध होता था वह बहुत ही मधुर हुआ करता था। वर्तमान समय में ये संबंध कटु होते जा रहे हैं। गुरु शिष्य जो है वो क्या करता है, गुरु का विरोध करता है, जुलूस निकालता है, नारा लगाता है और स्वार्थ के कारण यह सब होता है। गुरु भी जो है अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक और समर्पित नहीं है। अतः प्राचीन काल की तरह गुरु शिष्य का संबंध पुनः कायम हो, यह बहुत ही जरूरी है। उसके बाद पाठ्यक्रम को जरा देख लें। पाठ्यक्रम जो है वर्तमान समय में पाठ्यक्रम में भौतिक ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान का शामिल करना बहुत ही जरूरी है, जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास हो और उसका नैतिक विकास भी हो। वैदिक काल की तरह व्यवसायिक शिक्षा के महत्व दिया जाना चाहिए। प्राचीन काल में प्रत्येक छात्र किसी न किसी व्यवसाय में पारंगत होता था। आज भी इसकी प्रासंगिकता है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। आज भारतीय संस्कृति का संरक्षण तथा उसके प्रसार, राष्ट्रीयता की भावना, इन सब बातों को छात्र भुला दिया है। अतः प्राचीन काल की तरह राष्ट्रीय संपदा का संरक्षण छात्र अपना परम कर्तव्य समझे तो राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से जो है वैदिक शिक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में उतना ही उपयोगी है जितना कि प्राचीन काल में था। तो इस तरह से हमने आपको बताया प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य, उसकी विशेषता और आज के समय की उपयोगिता। धन्यवाद। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।